तो साथियों आज बात करेंगे एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ तुलसी पेंट्स। कैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करने से पहले किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, और जनरल प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन की मेजर बात करेंगे। एक एक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आज के सेशन में नहीं चलेंगे। हो सकता है हम आने वाले दिनों में सेशन जो है एक एक प्रोडक्ट का अलग सेशन या एक सेगमेंट का अलग सेशन रख लें, लेकिन आज हम एक जनरल प्रोसेस ऑफ पेंट एप्लीकेशन, कैसे पेंट को अप्लाई किया जाना चाहिए, इस पर मेजर चर्चा करेंगे। इस चर्चा को शुरू करने से पहले साथियों, मैं शायद हर बार, जितनी बार मैं मीटिंग लूंगा, एक बार बेसिक्स हमारे सामने आए, हम बेसिक्स को पढ़ें, ताकि आज की इस मीटिंग में जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, अगर उनमें से किसी ने पेंट का काम शुरू कर दिया है तो वो इन बेसिक्स से ना चूके, इसको हम निश्चित कर लें, इसको हम एक बार चेक कर लें। साथियों, अगर आप पेंट पर काम करना चाह रहे हैं या काम करना, बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, सिर्फ पेंट पर काम करना चाहते हैं कहना शायद योग्य नहीं होगा। अगर आप बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं तो इन 7 बेसिक्स के माध्यम से ही वो काम किया जा सकता है। अगर आप किसी एक बेसिक में भी चूक गए, आपने किसी एक बेसिक को भी ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो साथियों वो काम नहीं हो सकता। ये बड़ा सरल है। मेरी आप सभी से गुजारिश है, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इन 7 बेसिक्स का आप एक प्रिंट निकालें। आप आपके सामने इन 7 बेसिक्स को हमेशा रखें। हर सुबह आप काम शुरू करने से पहले इन 7 बेसिक्स को एक बार पढ़ें और यह निश्चित कर ले कि आपने इनमें से कौन से बेसिक्स पर अभी भी वर्किंग करना बाकी है, और उस पर थोड़ा सा ज्यादा समय देकर के उस बेसिक को पक्का कर ले। बहुत ही बेसिक, बेसिक उनको तभी कहा जाता है शायद जब वो बहुत बेसिक होते हैं। तो ये ठीक ऐसा ही है कि प्रोडक्ट कैटलॉग में सारी जानकारी को दिया है, लेकिन हम शायद कई सेशन मुझे जूम के ऐसे लेने पड़ते हैं जहां मैं बस प्रोडक्ट ब्रोशर की जानकारी को पढ़ता रहता कि ये देखो ये आपके प्रोडक्ट ब्रोशर में लिखा हो। क्योंकि प्रोडक्ट ब्रोशर की जानकारी को हम नहीं पढ़ते, तो ऐसे सेशन भी लेने पड़ जाते हैं जहां हम ये सब कुछ पढ़ते रहते हैं कि देखिए, और बिल्कुल वो प्रोडक्ट ब्रोशर ही स्क्रीन पर खोल कर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ और भाषा में, कुछ और दिशा में उसको बताते हैं। तो साथियों, प्रोडक्ट ब्रोशर में दी गई जानकारी को कृपया बहुत अच्छे से पढ़ें। ये एक कमर्शियल प्रोडक्ट है, बहुत कमर्शियल रिजल्ट जनरेट कर सकता है। तो इसका कमर्शियल सर्वे करें। मार्केट में आपके एरिया में कौन से प्रोडक्ट बिकते हैं, वो क्या दाम पर बिकते हैं, इसका एक अनुमान लगाना शुरू करें, या उस पर वर्किंग करना, अनुमान कहना गलत होगा, उस पर वर्किंग करना शुरू करें और उसको पूरा चार्ट बनाकर नोट डाउन करें। इससे आपको बिजनेस करने में बहुत सहायता होगी। हमारे प्रोडक्ट के रेट हमें याद होने चाहिए, हमें कोटेशन बनाना आना चाहिए, हमें कैलकुलेट, क्वांटिटी कैलकुलेट करना आना चाहिए। किसी के घर में पैर रखते हैं तो 10 मिनट में हमको बता देना चाहिए कि हाँ, इसको इतना लीटर प्राइमर लगेगा और इतना लीटर पेंट लगेगा। ये सभी हम आने वाले सेशंस और डिटेल सेशंस लेते ही रहते हैं, तो ये हमें समझना जरूरी है। आप साथियों अगर पेंट पर काम करना चाहते हैं तो एक व्यक्ति जो आपको इस प्रोडक्ट पर काम करने में सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर है। वो जब तक हमारी टीम में नहीं है साथियों, पेंट पर काम नहीं किया जा सकता। दो चीजें समझ लें, हमारी टीम में पेंट के कॉन्ट्रैक्टर का होना अनिवार्य है, और उनके होने से ही सब कुछ नहीं हो जाएगा। दोनों बातें उतनी ही सच है। लोग समझते हैं कि उनके होने से सब कुछ हो जाएगा, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन उनके नहीं होने से कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल सच है। इसके अलावा हमारे पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को मैक्सिमम बेनिफिट पास ऑन करें। इस व्यक्ति को जितना बेनिफिट पास ऑन होगा, उतना इसको सिस्टम की ताकत का अंदाजा लगेगा, और तब जाकर के ही वह हमारे प्रोडक्ट के साथ बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। टूल्स क्या है, कैटलॉग में क्या हमारे कौन कौन से कैटलॉग है, मोबाइल ऐप में क्या क्या जानकारी है, इसको अच्छे से समझ लें। खाली समय में ऐप खोलकर काफी सारी चीजें ऐप में देखें, आप काफी कुछ समझ लोगे, और उस जानकारी को सही जगह पर इस्तेमाल करना सीख लें। और सबसे अंत में 7वां बेसिक ये कहता है साथियों कि फील्ड वर्क, फॉलोअप और सर्विस, इसको आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे ज्यादा प्राथमिकता जो है आपने इन चीजों को देनी है। ये प्रोडक्ट शुरुआती दिनों में, शुरुआती महीनों में आपसे फील्ड वर्क, फॉलोअप और सर्विस मांगेगा,
लेकिन एक बार आपने इसके सिस्टम को समझ लिया, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल की तरह काम करता है। देखिए, आपने थोड़ा सा इसको समझ लिया, इसकी सिस्टम को समझ लिया, तो इतना आसान हो जाता है वर्किंग करना, और इतना बड़ा रिपीटेटिव बिजनेस होने लग जाता है। हो सकता है कि आमिर जी अब उनमें से एक है जो इसको अनुभव कर रहे हैं, तो मेरे सेशन के अंत में वो शायद इस बात पर थोड़ा सा उन्होंने क्या किया और उनको किस तरह से रिजल्ट आए, ये हम सब के बीच में सर मैं चाहूंगा कि आप लाएं, क्योंकि हम रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं, तो आप सबके बीच में लाए, ताकि मैं चाहता हूं हर व्यक्ति इस परिवार का, व्यक्ति मेरे आरसीएम परिवार का ये समझ ले कि इसको करना कैसे है। तो ये 7 बेसिक्स साथियों हर दिन आपके सामने होने चाहिए। हर मोमेंट जहां आप अटक जाओ, वहां आपने इन बेसिक्स को एक बार फिर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब साथियों, पेंटिंग की प्रक्रिया की बातचीत हम आज करेंगे। ये एक बिल्कुल नया सेशन है, कुछ डिटेल बातचीत हम करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, बाकी अन्य प्रोडक्ट्स में आप एक प्रोडक्ट कस्टमर को देते हो, वो प्रोडक्ट आपसे वो कस्टमर ले लेता है और उसको यूज कर लेता है। लेकिन पेंट साथियों ऐसा प्रोडक्ट नहीं है। पेंट में आप उस प्रोडक्ट को कस्टमर देते हो, लेकिन उस प्रोडक्ट को लगाने वाला एप्लीकेटर, उस प्रोडक्ट को लगाने वाला पेंटर एक ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रोसेस का बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो बीच में आ जाता है। अब ये जिस तरह से आपके प्रोडक्ट को लगाएगा, या तो वो सोना हो सकता है या तो वो मिट्टी हो सकती है। इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल जैसे किया जाएगा, सामने वाले को रिजल्ट उस तरीके के आते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। तो अब इस्तेमाल जो ये करेगा, तो किन चीजों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और साथियों, मैं आपसे एक और चीज कहता हूं कि आदरणीय टीसी सर ने मेरी पिछली मीटिंग में ये बात दो तीन मीटिंगों में सर ने कही है कि आपका जो डिस्प्ले का एरिया होता है, आपके शायद लिविंग रूम के, आपके हॉल की एक दीवार, या आपका एक हॉल पूरा रूम जहां लोग आते जाते हैं, या घर का जो भी एरिया जो आप दिखाना चाहते हैं, उसको आप जरूर अपने पेंट से रंगवाएं। तो मैं ये कहूंगा साथियों कि वो तो रंगवाना तो ठीक है, इस प्रोसेस में भी आप इन्वॉल्व रहे कि वो जब रंगा रहे हैं, जब पेंटर आ रहे हैं, तो पानी कैसे डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, साफ सफाई कैसे चल रही है, इसको आप बहुत बारीकी से देखें। क्योंकि जब तक आप उसको बारीकी से नहीं देखोगे, आप इस बिजनेस को नहीं समझ पाओगे। या आपको पता है, आपके परिचय में कोई साइट, कोई जगह, कोई बिल्डिंग को पेंट हो रहा है, तो आप कुछ समय वहां बिताए, क्योंकि ये सब कुछ आप रिलेट कर पाओगे, ये सब कुछ आप कनेक्ट कर पाओगे। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेंटिंग की प्रक्रिया से पहले सतह की तैयारी करना साथियों। सरफेस और पेंट की ये केमिस्ट्री है। सरफेस और पेंट, सतह और पेंट का ये मिलन है। तो इसमें सतह का ठीक से तैयार होना, पेंट को तो हमने ठीक से तैयार करके भेजा है, अब सतह का ठीक से तैयार होना बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। और खास करके अगर पुरानी सतह है, कोई पहले से पेंट किया हुआ घर है, उसको जब वापस से पेंट लगाया जाता है, तो साथियों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। क्योंकि पुरानी सतह जो होती है, वो अधिक रख रखाव मांगती है, उसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, उसको ज्यादा ट्रीट करने की जरूरत होती है, उसको अच्छे ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उसको अच्छे से साफ सफाई करने की जरूरत होती है। और भी कई सारी चीजें होती है जो आज आज के सेशन में हम डिटेल में बातचीत करेंगे साथियों। पुराने पेंट में सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है साथियों कि कोई भी सतह पर अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी पपड़ी, कोई भी टुकड़ा लूज है, जो कि थोड़ा बहुत हिलाने पर गिर सकता है, उस पर आपने अगर पेंट को लगा दिया, तो उस टुकड़े के साथ, उस पाउडर के साथ, उस गंदगी के साथ ऊपर लगाया हुआ नया पेंट भी निकल जाए। तो सतह को तैयार करने में सबसे पहली चीज ये है कि सतह पर जो कुछ भी लूज पार्टिकल्स है, जो कुछ भी निकाला जा सकता है, जो कुछ भी खपलिया है, पुराने पेंट की पपड़ियां है, गंदगी है, धूल है, प्लास्टर के पहले के टुकड़े है, कुछ पाउडर लगा हुआ है, कुछ तेल है, ग्रीस है, ये जो कुछ भी होगा, उसे ठीक तरह से साफ करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है साथी। जब तक ये क्लीनिंग नहीं होती, तब तक पेंटिंग की शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए। और मैं जितने सेशन होते हैं उसमें बार बार यही कहता हूँ
कि जब आप पेंट पर बिजनेस करने की तैयारी करते हैं तो शुरुआती 10 घरों में पेंट का जब काम चल रहा है तो आप निरंतर वहां विजिट करते रहे। आप क्लीनिंग होते ही पेंट के कॉन्ट्रैक्टर को कह दे कि क्लीनिंग हो गई, मुझे इन्फॉर्म करे, मैं आकर के एक बार चेक करूं। एक हाथ पुट्टी का हो गया, मुझे इन्फॉर्म करे, मैं पुट्टी आकर के चेक करूंगा। उसकी घिसाई के वक्त मैं चेक करूंगा, उसके बाद में करूंगा। तो ये कुछ समय तक आपको करना बहुत बहुत जरूरी है साथियों, क्योंकि आप इस प्रोसेस को जितना क्लोजली देख लोगे उतना आप आगे कहीं भी उलझोगे तो आप इमीडिएटली उसको रिलेट कर पाओगे कि यहाँ गलती होगी, इस जगह पर कहीं ना कहीं 19-20 रह गया और इस वजह से ये चैलेंज आ गया साथियों। तो सतह का तैयार होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर कोई भी पुरानी चीज लगी हुई है तो उसका पूरी तरीके से पूरी तरह से साफ होना बहुत बहुत जरूरी है साथियों। अब हो सकता है साथियों पुरानी सतहों पर जनरली ये प्रॉब्लम होती है। मैं आज पुरानी एवं नई दोनों सतहों के बारे में बातचीत करूंगा और डिटेल में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो दीवारों पर कई जगहों पर आप देखते हो इस तरीके की पुरानी दीवारों पर इस तरीके के चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स होते हैं। काफी सारी जगह पानी आने की वजह से, कहीं डैम्पनेस की वजह से, इन ये जो फोटोज आप आपके सामने देख रहे हैं इस तरीके के चैलेंजेस काफी जगहों पर होते हैं। अब काफी सारे लोग एक गलती कर बैठते हैं कि इसके ऊपर डायरेक्टली पेंट लगा देते हैं ये समझ कर कि अपना पीछे का ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगा। तो साथियों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप पेंट लगाओगे तो पहले दिन दिखने के लिए बड़ा अच्छा लगेगा, आपको लगेगा कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, लेकिन आपने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, आपने बस छुपाया है। पेंट का काम इनको सॉल्व करना नहीं, इनको छुपाना है। पेंट इनको छुपा तो देगा साथियों, लेकिन ये वापस आ जाएंगे नए पेंट के ऊपर भी। तो इनका सही तरीके से इलाज होना बहुत बहुत जरूरी है। अब सही तरीके से इलाज में मेजर होता है कि वाटर प्रूफिंग अगर अनिवार्य है तो पहले वो करें। पानी कहाँ से घर में आ रहा है उसको ढूंढे, उसका पहले सॉल्यूशन निकाले। और भी कई सारे कुछ कोटिंग्स, कुछ केमिकल मार्केट में आते हैं जो फंगस वाली जगहों पर लगाए जाने चाहिए, उनको पहले लगा लें, उनको पहले समझ लें और फिर ही जो है वो पेंट की तैयारी करें। गीली सिलन वाली सतह खास करके ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। काफी जगह गीली सिलन वाली सतह होती है, तो उसके लिए पहले वाटर प्रूफिंग करवा ले साथियों। काफी सारे लोग इसको डायरेक्ट पेंट कर देते हैं। पहले पहले अच्छा लगता है, उनको लगता है वाह बढ़िया, अपने तो पहले का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन नए पेंट में फिर से यह सेम प्रॉब्लम शुरू हो जाता है साथियों। अब ये जो गीली सिलन वाली सतह है, इसकी वाटरप्रूफिंग का जो विषय है, इसको आपको कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको जो है सोर्स ढूंढना है कि ये पानी आपके घर में आ कहां से रहा है, और सोर्स पे बंद करोगे तो ही सॉल्यूशन होगा। बाकी अन्य कोई भी जगह बंद करोगे तो वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होगा, वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन। कुछ दिन, कुछ महीने, हो सकता है कुछ एक आधा दूसरा साल भी वो निकाल दे, लेकिन उस जगह पर पानी अपने आप रास्ता बना लेगा और वो कहीं ना कहीं से बाहर आने की पूरी कोशिश करेगा साथी। अब एक बार आपने ये सब क्लीनिंग कर ली, वाटर प्रूफिंग की जो जरूरत थी वो सब आपने रिजॉल्व कर दिया, सब कर लिया, तो पुरानी सतहों एवं नई सतह पर भी आज बात होगी। तो उसमें कुछ दरारें होती, कुछ छोटी बड़ी दरारें होती है, तो उनको ठीक तरीके से फाड़ कर, ठीक तरीके से खुरचनी का इस्तेमाल कर उसे खोल देना, उसको निकाल देना। उसमें कोई भी लूज, फिर से लूज पार्टिकल अगर हो तो उसको गिरा देना बहुत बहुत जरूरी है साथियों। 3 मिलीमीटर मतलब एकदम छोटी जो हेयर क्रैक होती है या हेयर क्रैक से थोड़ी बड़ी क्रैक्स होती है, उसमें आप आरसीएम तुलसी पेंट्स की पॉलीमर पुट्टी को दबा करके भर सकते हैं। लेकिन बड़ी दीवारों की, बड़ी दरारों के लिए आपको जो है सीमेंट बेस्ड पुट्टी, जो हम आज सिस्टम में नहीं है लेकिन बहुत जल्द सिस्टम का हिस्सा होगी, या व्हाइट सीमेंट और बारीक रेत को मिक्स कर कर बड़ी दरारों में भरना चाहिए। डायरेक्ट पॉलीमर पुट्टी को बड़ी दरारों में नहीं भरना चाहिए। बड़ी दरारों में जो है वो रेत के साथ व्हाइट सीमेंट को मिक्स करके अच्छे से दबा करके भर लेना चाहिए साथियों। अब ये जो हमने सब भर दिया, पुट्टी को भर दिया, पुट्टी के साथ रेत मिला करके भर दिया, इसको अच्छे से ब्राउन पेपर से रगड़ लें। और रगड़ने के बाद ये निश्चित कर ले
कि आपकी जो सतह है वो पूरी तरह से साफ है, उस पे हाथ लगाने पर कोई चीज हाथ पर नहीं लग रही, कोई पाउडर हाथ में नहीं लग रहा, और बिल्कुल सूखी है, उसमें कोई नमी आप हाथ से महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तब आप समझ लेना कि यह सतह बिल्कुल अगले पेंट की प्रक्रिया के लिए तैयार है। तब तक यह सतह तैयार नहीं। साथियों, ये गाइडलाइन आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके खुद के घर में कलर होने वाला है, तो भी आपने किन चीजों का ध्यान रखा। आप हर कोट के बाद हाथ घुमा करके देखोगे कि कहीं पाउडर तो नहीं लग रहा, और वो जब क्लियर हो जाएगा तभी आप आगे की प्रोसेस को शुरू करोगे। साथी, मैंने जैसे कहा, नई सतहों में भी आजकल बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन की कई बार क्वालिटी ठीक नहीं होती, तो उसमें भी कहीं माइन्यूट क्रैकिंग है, तो उन क्रैक्स को भी आपको भर लेना है। फिर उसी तरह छोटी दरारों में पॉलीमर पुट्टी, एवं बड़ी दरारों में जो है वो बारीक रेत के साथ व्हाइट सीमेंट को मिला करके। और नई दीवारों के साथ एक ध्यान रखना है कि उसका जो 28 दिन का क्यूरिंग होता है, जो पानी देना है दीवारों को, वो प्रॉपरली किया गया है। उसके बाद ही जो है वो पेंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत करे। तो साथियों, ये था नई और पुरानी दीवारों का सतह को तैयार करना, इनको प्रॉपरली प्रिपेयर करना। अब साथियों, हम बात करेंगे वॉल पुट्टी की। तो वॉल पुट्टी का इस्तेमाल करने से पहले साथियों, वॉल पुट्टी को अच्छे से मिला लेना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट हो, पेंट हो, प्राइमर हो, पुट्टी हो, इनको डब्बे में अच्छे से मिलाए बिना इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वॉल पुट्टी को इस्तेमाल करने से पहले मिक्सिंग मशीन आती है पुट्टी की, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और पॉलीमर पुट्टी जो है वो रेडी टू यूज पुट्टी है वैसे तो, लेकिन कभी आपको लगे कि थोड़ा ज्यादा हार्ड है, थोड़ा सा पानी डालना है, तो आप उसमें बिल्कुल मिला सकते हैं साथियों। फिर आप जो है पहली परत लगाएं पॉलीमर पुट्टी की, और 4 से 5 घंटे का समय मोटा मोटी पॉलीमर पुट्टी को सूखने में लगता है। अब पॉलीमर पुट्टी के सूख जाने पर आप पहले ये निश्चित कर ले कि वो सूख गई है, और उसके बाद 180 नंबर, अभी इसमें नंबर होते हैं सैंड पेपर के, ज्यादा रफ होता है वो कम नंबर का होता है, और जो स्मूथ होता है वो ज्यादा नंबर का होता है। जैसे 180 है तो ये थोड़ा रफ होगा। आज का सेशन हम थोड़ा डिटेल चल रहे हैं सर, मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी पेंट पर काम कहीं ना कहीं शुरू हो गया है, और उन लोगों को ये समझना जरूरी है, ऐसा समझते हुए आज के सेशन को आगे ले जाएंगे। तो 180 नंबर के सैंड पेपर से उसको घिस लें। अब एक बात का आपको ध्यान रखना भी है, और आपके साथ काम करने वाले हर व्यक्ति को ये बताना भी है साथियों, कि पॉलीमर पुट्टी को जो है, जनरली हमारे पेंटर भाइयों को आदत होती है आज पुट्टी लगाते हैं और कल घिसते हैं उसको, आज नहीं घिसते। आज पूरा पुट्टी लगा करके चले जाते हैं, फिर अगले दिन आकर के घिसाई का काम करते हैं। लेकिन पॉलीमर पुट्टी के साथ साथियों, 6 घंटे बाद सूख जाने पर, मौसम पर निर्भर करता है, कभी 5, 6 या 7 घंटे जो भी समय लगता है, उसके बाद इसको घिस लेना चाहिए, इसकी सैंडिंग कर लेनी चाहिए। नहीं तो पुट्टी इतनी हार्ड हो जाती है, क्योंकि पॉलीमर के कारण इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, वो इतनी हार्ड हो जाती है साथियों कि फिर उसको घिसना बहुत मुश्किल हो जाता है हमारे पेंट के अकॉर्डिंग। तो उसका निर्धारित समय में उसको घिस लेना चाहिए। और फिर दूसरी परत चढ़ाने से पहले देखिए, मैंने क्लियरली लिखा है कि आपको कपड़े से दीवार को, झाड़ू एवं कपड़े से दीवार को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। अब होता है ऐसे साथियों कि पहली परत को आपने घिसा पेपर लगा करके, तो उसका पाउडर बना। अब वो पाउडर भी दीवार पर जो है, वो आपके लिए पुट्टी का पाउडर नहीं, आपके लिए गंदगी ही है ऐसा समझे। वो आपके लिए भी धूल लगी हुई है ऐसा समझे। और धूल होते हुए अगर आपने पेंटिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया, तो फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी। अगला जो कोट होता है, वो धूल होने की वजह से अगली जो परत होती है उस पर चिपकेगी ही नहीं, और वो निकल जाएगी। इसलिए हर कोट के बाद एक बार साफ सफाई करना जरूरी है। अगर आपने बहुत दिन पहले कोट लगा के रखा और 2 महीने तक साइट पर काम नहीं हुआ, तो फिर याद रखें कि 2 महीनों में तो वहां काफी धूल मिट्टी का, फर्नीचर का काम हुआ होगा, तो वो सब भी धूल दीवार पर जाकर के बैठी होगी, तो उसको भी साफ करना जरूरी है। दूसरी परत को फिर उसी तरीके से चढ़ाएं, 4-5 घंटे का इंतजार करें, और फिर सूख जाने पर उसको 220, अब 220 ज्यादा फाइन होता है, क्योंकि ऊपर की सतह हमको एकदम फाइन चाहिए, कांच जैसी चाहिए, एकदम स्मूथ चाहिए। तो ज्यादा नंबर का पेपर, और इसको भी जो है साथियों, निर्धारित 6 घंटे का समय हम टेंटेटिव कहते हैं, आपके यहाँ कैसा वातावरण है उसको समझ करके। अगर कभी पेंटर ने घिसा, उसको समझ आया कि नहीं ये बहुत हार्ड हो गई, तो उनको कहना पड़ेगा सर थोड़ा और जल्दी हमको घिसना शायद शुरू कर देना पड़ेगा। और तुलसी पेंट्स पॉलीमर पुट्टी के प्रयोग के बाद अगर सतह को ठीक से साफ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। हमको बड़ा अच्छा लगता है कहने को कि सर
पॉलीमर पुट्टी लगाओ, प्राइमर की जरूरत नहीं। पॉलीमर पुट्टी लगाओ, प्राइमर की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन कब? अगर पॉलीमर पुट्टी को घिसने के बाद उस सतह को ठीक से साफ किया गया है, तो ही आप प्राइमर को एलिमिनेट कर सकते हैं सर। तभी आप प्राइमर को जो है अवॉइड कर सकते हो। वरना अगर आपको लगता है थोड़ा भी वहां पाउडर का चांसेस है, तो बेहतर है आप प्राइमर लगाते हुए आगे बढ़े। अब यह सतह जो है साथियों पेंट लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है, या प्राइमिंग कर करके पेंट लगाने के लिए तैयार है। पॉलीमर पुट्टी है तो प्राइमर की आवश्यकता नहीं। कोई अन्य पुट्टी आपने इस्तेमाल करी तो आपको प्राइमर लगाना होगा। प्राइमर साथियों बड़ा सिंपल सा प्रोडक्ट है, एक ही कोट लगता है। पुट्टी 2 कोट मैंने अभी आपको बताया, प्राइमर 1 कोट लगता है। इसमें पानी को, अब पानी का जो प्रोपोर्शन है साथियों, वो आपको जो प्रोपोर्शन बताया गया है आपके ऐप में, प्रोडक्ट का ब्रोशर दिया है, उस ब्रोशर को खोल करके आप वहां उसे देखें। ऐप में हिंदी ब्रोशर जैसे मैंने कमिट किया, इसी हफ्ते में हिंदी का ब्रोशर भी आपके साथ वहां होगा। उसमें भी देख करके वहां जितना दिया गया पानी है उसको इस्तेमाल जरूर जरूर करें। कम पानी डालना भी डेंजरस हो सकता है साथियों, वो भी घातक होता है। काफी लोग ये समझते हैं कि कम पानी डाला तो हमने तो ज्यादा अच्छे से मटेरियल को लगा दिया, तो फिर दिक्कत वाला मामला ही नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, कम पानी डालने पर भी प्रॉब्लम हो सकती है। कम पानी डालने पर भी दिक्कत होती है साथियों। तो पानी को जितना कहा गया है उसके नजदीक पास, उसके लगभग पानी डालें। एग्जैक्ट तो नहीं गिनना होता है, लेकिन उसके नजदीक पास, उसके लगभग पानी का इस्तेमाल होना चाहिए। ब्रश एवं रोलर से आप प्राइमर लगाएं, 3-4 घंटे प्राइमर सूख जाने में लगते हैं, और अब आप उस पे जो है वो पेंट लगा सकते हैं साथियों। साथियों आखिरी चीज पेंट होती है। पेंट को कभी भी यूज करने से पहले उसे छानना जरूरी होता है साथियों। ये काम बहुत कम अच्छे प्रोफेशनल पेंटर ही करते हैं। वैसे एक खुशखबर ये है कि जितनी बातचीत मैं आपसे कर रहा हूँ, इस हर चीज का वीडियो बस बनने में है। दिवाली पर इन वीडियोस को लॉन्च किया जाएगा। इस दिवाली आपको हर वीडियो, हर प्रोडक्ट को लगाने का वीडियो, सतह की तैयारी का वीडियो, हर चीज आपके आरसीएम तुलसी पेंट्स ऐप को अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है ना साथियों, तो उसको डाउनलोड कर ले। उसके वीडियो सेक्शन में ये सब कुछ दिखाई देने वाला। तो आप आपके पेंटर भाई को ये दिखा पाओगे कि देखो इस तरीके से साफ सफाई आप ध्यान रख करके करना। और जितना आप एजुकेट करोगे उतना अपना प्रोडक्ट खिलेगा, उतना अपना प्रोडक्ट अच्छा दिख कर आएगा, उतना हमारा कस्टमर खुश होगा, और उतना बड़ा बिजनेस हम जनरेट कर पाएंगे। बड़ा सरल है सब। तो जो जानकारी पेंट, पानी वगैरह हर चीज की जानकारी उन वीडियोस में हमने दी है। लेकिन फिर वही होता है कि डेटा सभी होता है, दिया सब जाता है, लेकिन हो सकता है हमको फिर सेशन रख के इसमें वो वीडियो प्ले करने होंगे, यह दिखाने के लिए कि देखिए इस तरीके से हमको इस्तेमाल करना है। तो ऐसा बिल्कुल, मैं चाहूंगा कि पेंट पर जो लोग काम कर रहे हैं वो ऐप का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ऐप में कंटिन्यूअसली चेक करें नई चीजों को। कई सारे सुझाव ऐप के लिए आते हैं। जैसे कुछ सुझाव आज भी हम बात करेंगे और उन चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पेंट में जो है, जैसे हर अलग अलग प्रोडक्ट में जितना पानी बताया गया है उतना मिला है, लेकिन उससे पहले उसको छानना, उसको एक छन्नी का इस्तेमाल करते हो। क्या होता है साथियों, बड़ा सिंपल है। आज आपका पेंटर 20 लीटर की बकेट को खोल देता है, उसमें से 10 लीटर मटेरियल आज यूज कर लेता है, लेकिन डब्बे को बंद नहीं करता, वो ढक्कन को रख करके चला जाता है। अब वो जब तक कल आता है तो ढक्कन जो होता है उसके आसपास जो है ना वो पपड़ी बन जाती है। अब अगले दिन वो उसको घुमा करके वो पपड़ी पेंट में ही गिर जाता है, और वो पपड़ी पेंट में गिर गई, उसने मिला लिया, दीवार पे लगाया, तो दीवार पे छोटी छोटी पपड़ियां नजर आती। हम समझते हैं यार पेंट की फिनिशिंग अच्छी नहीं आ रही, पेंट में चमक ठीक नहीं लग रही, कहीं कचरा नजर आ रहा है। तो इसका साधारण सा कारण ऐसा होता है साथियों, क्योंकि ऐसी कुछ गंदगी साइट पर की उसमें गिरते रहती है। हो सकता है कि आप तक प्रोडक्ट पहुंचने तक भी एक हल्की सी परत बनी, जिसको निकाल के बाहर डालना चाहिए था, लेकिन पेंटर भाई ने गलती से उसको अंदर ही मिला दिया। इसलिए जब भी पेंट का इस्तेमाल हो उसे छान कर इस्तेमाल करने से, खास करके लग्जरी और प्रीमियम प्रोडक्ट, जैसे मैं कहूंगा गुड वाइब्स, ऑरा, एलांजा और ऑलराइट या ऑलराउंडर की हम बात करें, तो इन प्रोडक्ट्स में कुछ नाम अगर आप देख रहे होंगे, तो इन प्रोडक्ट्स में बेसिकली जो है आपको छानना आवश्यक है, छानना अनिवार्य है साथियों। अब पहली परत लगाएं, उसे उसके सूख जाने पर आप दूसरी परत लगाएं, और आप जरूरत पड़े तो आपको एडिशनल परत भी लगानी पड़ सकती है।
ऐसा नहीं होता साथियों कि 2 कोट कह दिया तो 2 कोट में हो जाएगा। डार्क शेड है तो 4 कोट भी लग जाते हैं। आपकी सतह ठीक नहीं है, उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स है तो कोट ज्यादा लग जाते हैं। ऐसे कई सारे कारण होते हैं। ये मिनिमम कोट है जो मैं आपको बता रहा हूं, और मैक्सिमम कोट जो है इससे ज्यादा हो सकते हैं। इंटीरियर की मैं बात करूं तो 2 कोट पुट्टी मिनिमम, 1 कोट प्राइमर। अगर आप कोई और पुट्टी इस्तेमाल करते हैं तो पॉलीमर पुट्टी के साथ आप इसको इलिमिनेट या इसको कैंसिल कर सकते हैं। और 2 कोट पेंट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है साथियों। अब हो सकता है कहीं कहीं आपको 3 कोट पुट्टी के लग रहे हो, कहीं 4 कोट लग जाते हैं, दीवारों में काफी प्रॉब्लम है। कोई एंड कस्टमर बहुत बहुत सीधा रिजल्ट चाहता है, तो नंबर ऑफ कोट आपके एरिया में जो पेंटर काम करते हैं वो जैसे सुझाए उसको वैसे करे, लेकिन कम से कम इतने कोट लगाए, कम से कम। और एक्सटीरियर में क्योंकि पुट्टी का इस्तेमाल नहीं होता साथियों, तो एक्सटीरियर में जो है वो प्राइमर 1 कोट एवं पेंट 2 कोट, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन। याद रखें, आप पुराने घर को भी पेंट कर रहे हैं तो प्राइमर का लगाना जरूरी है साथियों। काफी सारे लोग प्राइमर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, लगता है कुछ बच जाएगा। साथियों वो 1 रुपया 1.5 रुपया स्क्वायर फीट होता है सिर्फ, लेकिन उसका होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कौन सा प्राइमर कौन से पेंट के साथ इस्तेमाल करें, इसका चार्ट भी आपके ऐप में दिया है साथियों। प्लीज उसको जाकर के डाउनलोड करें, उसको खोलें, उसको देखें और समझें कि कौन से प्रोडक्ट का सुझाव आपने देना चाहिए। तो ये था पेंटिंग प्रोसेस के बारे में साथियों। अगले 10 मिनट हम बेसिस की जानकारी के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम आमिर जी से उनका अनुभव शेयर करते हुए इस सेशन को खत्म करना चाहेंगे सर। तो बेसिकली साथियों, बेसिस क्या होते हैं? अगर आप पेंट पर काम करना चाहते हैं तो आपका बेसिस को समझना बहुत 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 जरूरी है। आप अगर याद करोगे तो पहले हम जो पेंट लगाते थे वो कुछ 15-20 शेड आते थे, उन शेड्स को बस हम सेलेक्ट करते थे, मुझे ग्रीन चाहिए, मुझे पिंक चाहिए, रेड चाहिए, येलो चाहिए, और उस शेड को हमारे घर ले जाते थे। लेकिन मशीन के लग जाने पर, एक टिंटिंग मशीन जो पेंट की दुकानों में अब लगती है, उसके लग जाने पर हजारों लाखों शेड्स की अब संभावनाएं हमारे साथ। क्योंकि अब एक व्हाइट कलर का पेंट हम सब जानते हैं, हम इतना तो जानते हैं कि एक व्हाइट कलर का पेंट कंपनी से आता है, उस मशीन में लगाया जाता है, और जो चाहिए वो शेड बनाकर दिया जाता है, इतनी जानकारी हमें है। लेकिन हम समझते हैं कि एक ही तरीके का व्हाइट कलर, हम ऐसा समझते हैं कि सभी प्रोडक्ट में एक एक बेस आता होगा, और वो बेस में हम जो चाहे वो कलर बना सकते हैं, और हम उस कलर को ले जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है साथियों, और ऐसा क्यों नहीं है इसको भी थोड़ा सा हम समझ लेंगे। सबसे पहले तो साथियों, अगर आपने एक ही व्हाइट बनाया, एक ही बेस बनाया, और उसमें हर कलर को आपने बनाने की कोशिश करी, तो लाइट शेड बनाने के लिए जो कलरंट डालते हैं, जो कलर ऊपर से डाला जाता है वो कम लगेगा। लेकिन डार्क शेड डालने में ऊपर से इतना कलर डालना पड़ेगा कि आपके पेंट की कीमत 200 रुपए लीटर होती है, और कलरंट की कीमत 2000 रुपए लीटर होती है। 2000 रुपए का कलरंट आपको 200 रुपए लीटर की प्रोडक्ट में डाल के, इन तरीकों के जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो डार्क शेड बनाने के लिए आपको ऐसा करना पड़ सकता है सर। और इस कारण से कंपनी ने कुछ बेसेस बना लिए जिसमें आपको रंग बनाने का खर्च भी कम लगे, एवं आपको जो चाहिए वो रंग भी बन जाए, इसलिए बेसिस को बनाया गया है साथियों। अब बेसिस क्या है? तो ये जो व्हाइट कंपनी से आता है, ये अलग अलग तरीके का व्हाइट आता है, ये कोई एक व्हाइट नहीं होता कि ये एक ही व्हाइट। एक एकदम ब्राइट व्हाइट होता है, एक थोड़ा सा डल होता है, ये एक और डल व्हाइट होता है। इसके अलावा एक येलो कलर का बेस आता है और एक रेड कलर का बेस। तो इन 5 तरीकों के बेसेस आते हैं, इन 5 तरह टाइप के बेसेस आते हैं, जिनमें सभी शेड्स को बनाया जा सकता है। तो साथियों, अगर आप लाइट शेड्स जैसे यहाँ ऊपर देख रहे हैं, इस तरीके के लाइट शेड्स आप बनाना चाहते हैं, तो आपको बेस 1 या बेस व्हाइट जो कहते हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। उन बेसेस में ऐसे लाइट शेड्स बन जाते हैं। वही साथियों, आपको अगर डार्क बेस बनाना है, जहां मेरा माउस आप या कर्सर आप देख पा रहे हो, तो ऐसे डार्क शेड्स बनाने में साथियों बेस 20 की जरूरत पड़ सकती है। ऐसा समझो ये एक स्केल है 1 से लेके 20 की, 1 एकदम ब्राइट है, 20 एकदम डार्क है। तो 20 डार्क हो गया, 1 एकदम लाइट हो गया, तो 10 जो बीच में है वो
1 और 20 के बीच के शेड, जो शेड ज्यादा लाइट भी नहीं है और जो शेड ज्यादा डार्क भी नहीं है, ऐसे शेड्स बनाने के लिए बेस 10 का इस्तेमाल होता है, जिनको मिड टोन शेड्स कहा जाता है। मिड टोन, बीच में वाला टोन। इसके अलावा जो येलो बेस होता है उसे बेस 13 या बेस 17 कहा जाता है, और जो रेड बेस होता है उसको बेस 15 कहा जाता है। जो ग्रीन कलर के शेड, येलो कलर के शेड, ऑरेंज कलर के शेड होते हैं, ये सारे बेस 13 या 17 में बनते हैं साथियों। एवं जो रेड कलर के शेड्स होते हैं, जैसे ब्राउन हो गया, टेराकोटा हो गया, सिग्नल रेड हो गया, इन तरह के शेड जो है वो बेस 15 में बनते हैं साथियों। बेसिस आपको पता होना इसलिए जरूरी है कि कभी आपने साइट पर किसी की ऑर्डर लेनी है तो आपका ऐप बताता है कि कौन, वो सामने वाला व्यक्ति कहता है मुझे 7802 नंबर का शेड चाहिए, तो आप इमीडिएट फोन खोल करके अपने ऐप में उसको लगने वाला बेस चेक कर सकते हैं। उस बेस के बारे में आपके पेंट के आउटलेट वाले को पूछ सकते हैं। आपके डेपो में आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि वो बेस अवेलेबल है क्या, और आप आपकी सर्विस को काफी सुधार सकते हैं। अवेलेबल नहीं होने पर आप सामने वाले व्यक्ति को नजदीक पास का शेड सुझाव कर सकते हैं, जो नजदीक पास के बेस में बन जाएगा, जो बेस आपके पास अवेलेबल है। अगर आप पेंट पर काम करना चाहते हैं साथियों, तो बेसिस के बारे में आपको जानकारी होना जरूरी है, अनिवार्य है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट में कौन कौन से बेसिस आते हैं। जो आपके स्क्रीन पर ग्रीन कलर के टिक मार्क लगे हैं, उन प्रोडक्ट्स में वो बेसिस अवेलेबल है। जैसे बेस 1 और बेस वाइट सभी प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। बेस 10 जो है वो विगर, ऑरा और ऑलराउंडर, इन तीन प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। बेस 13 या 17 जो है वो ऑरा और ऑलराउंडर में अवेलेबल है। बेस 20 आपका विगर, गुड वाइब्स, ऑरा, एलांजा और ऑलराउंडर, इन सब में अवेलेबल है। और बेस 15 जो है साथियों वो सिर्फ और सिर्फ ऑलराउंडर में अवेलेबल है। अब ऐसा इसलिए काफी लोग जो इस पर काम करते हैं वो कहते हैं कि सर हमको तो ग्रेस में भी कुछ डार्क शेड बनाने थे, तो हम उस पर कैसे काम करें, उसमें तो बेस 20 अवेलेबल नहीं है। तो साथियों, ग्रेस और वीगर की कीमत में बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं होता। जहां डार्क शेड की आवश्यकता होती है, बाहर के प्रोडक्ट को आप अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अंदर के प्रोडक्ट को आप बाहर यूज नहीं कर सकते। तो बाहर के प्रोडक्ट जैसे वीगर, ऑरा और ऑलराउंडर, एलांजा भी वैसे बाहर का है, लेकिन वीगर, ऑरा और ऑलराउंडर जो मेन हम कहते हैं, इनमें मैक्सिमम बेसेस है, ताकि आप उस बेस का इस्तेमाल नजदीकी इंटीरियर प्रोडक्ट की जगह पर कर सकते हैं। मैं मुझे उम्मीद है जो लोग पेंट पर काम कर रहे हैं वो इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, और ऑल्टरनेटिव्स उनको समझ आ रहे होंगे। तो ये था साथियों बेसिस की जानकारी, बेसिस के बारे में। और आप, जैसे मैंने कहा कि इंटीरियर का प्रोडक्ट जो होता है उसको एक्सटीरियर में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एक्सटीरियर के प्रोडक्ट को अभी भी इंटीरियर में, सॉरी सॉरी, यस यस। एक्सटीरियर के प्रोडक्ट को इंटीरियर में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इंटीरियर के प्रोडक्ट, मैं चेक कर रहा था आमिर जी, आप सुन रहे हैं तो तो इंटीरियर के प्रोडक्ट को कभी बाहर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इतना ध्यान रखें, अंदर की बात अंदर रहनी चाहिए, अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आप कभी ये मिस्टेक नहीं करोगे, आपके सुझाव, आपके सजेशन ठीक हो जाएंगे। साथियों, इसके अलावा मैंने जैसे कहा, आपको ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया है तो बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वीडियोस के बाद तो आप ऐसा समझो बहुत आसान हो जाएगा। आपके ऐप को कैसे इस्तेमाल करना है इसके भी वीडियो ऐप में ही डाले जाएंगे। आपके कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है टिंटिंग मशीन का, उसके भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे। आप नया आउटलेट खोल रहे हैं तो आपने किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या ऑर्डर करना है, कैसे चलना है, ये जानकारी। आपका डेपो पहली बार अगर ऑर्डर कर रहा है तो कैसे तैयारी करें, इन सब चीजों के बारे में अब हम इस ऐप में अपलोड करते जाएंगे, ताकि हमारे लिए पेंट लाइन कोई नई लाइन नहीं रहे। हमें सब सारी जानकारी, सब कुछ वहां अवेलेबल हो। हम जहां उलझे वहां ऐप को खोलें, उसको समझने की कोशिश करें, उसके वीडियोस को देखें, और मैक्सिमम चीजों को हम समझ पाएंगे। तो इसको जरूर जरूर डाउनलोड करिएगा साथियों। और काफी सारी नई चीजें इसमें आप आने वाले दिनों में, जैसे कोटेशन बनाना हो और भी कैलकुलेशंस हो, ये सब हम ऐप में देने की तैयारी कर रहे हैं, ताकि आप एंड कस्टमर को एक अच्छा फॉर्मेट में, एक अच्छा प्रोफेशनल कोटेशन आपके ऐप में से शेयर कर सके, दे सके, ताकि सामने वाले को लगे कि आप एक प्रोफेशनल पेंटिंग कंपनी से बिलोंग करते हैं,
जिन्होंने प्रॉपर कोटेशन दिया है कि किस तरीके से काम होगा और कैसे काम बनेगा। तो साथियों, ये आज के सेशन के लिए इतना ही था। मैं हर सेशन के अंत पर जो बात कहता हूँ, शायद आज भी कहना ज़रूरी समझता हूँ कि आरसीएम की शुरुआत जो है साथियों, वो कपड़ों के साथ हुई थी, जिस कारण लाखों लोगों के घरों में रोटी आई थी। अब मकान की बारी है साथियों। तुलसी पेंट्स आरसीएम का मकान की दिशा में पहला कदम है। आने वाले दिनों में ऐसे इतने सारे प्रोडक्ट, हम कई सारे वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स की भी तैयारियां कर रहे हैं। तो कई सारे ऐसे प्रोडक्ट हमारे साथ होंगे साथियों। मेरा पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में प्लम्बर पाइप काटेगा, कारपेंटर प्लाईवुड काटेगा, उसका पैसा भी पेंटर भाई को आएगा। इस ऐसी ताकत हमारी ये सिस्टम रखती है। थैंक यू। जय आरसीएम सभी।